हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे मॉडल क्वेश्चन पेपर क्लास 10th का जो 2025 और 26 का जारी हो चुका है। और मैं क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए चाहता हूं कि इस पेपर को सॉल्व कर दिया जाए। अभी हम लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे। पहले हम उसका इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं। आप ये देख सकते हैं जैसे कि आपके सामने है, झारखंड काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग रांची, और यह है मॉडल क्वेश्चन पेपर सेशन 2025 और 26। तो मॉडल पेपर से कभी कोई क्वेश्चन आ भी जाता है और नहीं भी आता है, इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन पेपर ऐसा ही होगा इसका तो पूरी गारंटी होती है। इसीलिए जो JCERT है इस तरह के मॉडल पेपर स्टूडेंट्स के लिए जारी करती है। तो ये है क्लास 10th का इंग्लिश सब्जेक्ट। आप देख सकते हैं यहाँ क्लास 10th सब्जेक्ट इंग्लिश, और फुल मार्क है 80 मार्क्स और टाइम है 3 आवर्स। सो आई एम सलीम एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट मॉडल क्वेश्चन पेपर, और टोटली हिंदी मीडियम में करने का प्रयास करेंगे। तो पहले देखते हैं इंस्ट्रक्शंस, निर्देश। ठीक है। तो एग्जामिनीज आर रिक्वायर्ड टू आंसर इन दियर ओन वर्ड्स एज फार एज प्रैक्टिकेबल। ठीक है, आपने शब्दों में उत्तर देने का प्रयास करेंगे। द बुकलेट कंटेन्स 10 प्रिंटेड पेजेस। इसमें 10 पेजेस हैं। इंस्ट्रक्शन आप चाहें तो अभी से समझ लें, ये बाद में भी आपको रहेगा। The question paper has 4 sections A, B, C and D. The total number of question is 52. 52 questions है total. There are 30 multiple choice questions in section A. 4 options are given for each questions. Choose one of the correct options. Each question carries 1 mark. और ये जो 30 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव्स हैं इसमें से आपको सभी क्वेश्चन का एक एक मार्क्स हैं। सेक्शन बी की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 से 38 आर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसमें आप 1 लाइन 2 लाइन में भी आंसर दे सकते हैं। आंसर एनी 6 ऑफ दिस क्वेश्चंस, और इसमें जो भी क्वेश्चंस है, सपोज कीजिए कि 8 क्वेश्चन है तो आपको 6 ही का आंसर देना है। ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स, और इसमें सिर्फ आपको 2 नंबर हर एक सही उत्तर के लिए मिलेंगे। सेक्शन सी क्वेश्चन नंबर 39 से 46 तक है, और ये भी शॉर्ट आंसर टाइप है, लेकिन उससे 1 नंबर ज्यादा मिलेगा। आंसर एनी 6 ऑफ दिस क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चन कैरीज 3 मार्क्स, और ये सभी क्वेश्चन 3-3 मार्क्स के होंगे। अगर आप सही उत्तर देते हैं तो आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। वैसे इंग्लिश में नंबर काटने का भी चांसेस बहुत ज्यादा बन जाता है, क्योंकि स्पेलिंग भी मिस्टेक्स हो सकते हैं, ग्रामर भी मिस्टेक्स हो सकते हैं। तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखना है। सेक्शन डी क्वेश्चन नंबर 47 से 52 आर लॉन्ग आंसर टाइप। आंसर एनी 4 ऑफ दिस क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चन कैरी 5 मार्क्स, और 47 से 52 तक लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, और इसका आंसर भी आपको थोड़ा लॉन्ग लिखना होगा, पैराग्राफ टाइप का, कम से कम 5 लाइन 10 लाइन, जितने में आपका सही से आंसर आ जाए। और सभी क्वेश्चन अगर आपका सही होते हैं तो इसमें हर एक क्वेश्चन का आपको मार्क्स मिलते हैं 5 मार्क्स, 5 नंबर करके। अब चलते हैं, आपको जैसे कि पैराग्राफ पढ़ना है सेक्शन ए में, तो आज हम प्रयास करेंगे कि जो लॉन्ग क्वेश्चन सेक्शन डी में है उसका आंसर देंगे। आप यहाँ देख सकते हैं फर्स्ट में क्या है, आपको एक पैराग्राफ पढ़ना है इसमें, उसके बाद फिर आपका क्वेश्चन आंसर आ जाएगा। लेकिन हम इसको थोड़ा सा स्किप करना चाहते हैं। उसकी वजह क्या है कि इसका आंसर नीचे दिया हुआ है। ठीक है, तो आप इसका आंसर ले सकते हैं। वैसे अगर आप कमेंट करेंगे कि आपको इसका भी सॉल्यूशन चाहिए तो मैं इसके लिए भी आपको हल करके भेज दूंगा। 2 पैराग्राफ है, और दोनों में से आपको देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला में भी है 16 और दूसरा में भी फिर 30 तक क्वेश्चन हैं, और इसके सभी के आपको आंसर देने हैं। एक एक मार्क्स के क्वेश्चंस हैं। यहाँ लास्ट में है क्वेश्चन नंबर 13 तक। सेक्शन बी में भी है, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर एनी 6 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस, और नीचे जो भी क्वेश्चन दिए हुए हैं उसमें 6 आंसर आपको देने हैं। और सेक्शन सी में अगर हम बात करेंगे तो आंसर एनी 2 क्वेश्चंस इन अबाउट 80 to 100 वर्ड्स, और इसमें मोस्टली ग्रामर का सेक्शन है।
तो ग्रामर के लिए हम अलग से आपको सॉल्यूशन दे देंगे और क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे और आपको आंसर भी लिख देंगे। और अगर आपको चाहिए कि ग्रामर का अलग से बना दीजिए तो टोटली आई कैन मेक अ फुल वीडियो ऑन योर ग्रामर सेक्शन। सो आप कमेंट कर सकते हैं इसमें। और आज हम बात करेंगे कि सेक्शन डी में जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसका आंसर कैसे मिला जाए। आपको इसका आंसर भी मिलेगा और इसका आपको नोट्स भी मिल जाएंगे कि सर कैसे लिखना है आंसर। ठीक है, तो आप देख सकते हैं सेक्शन सी में ग्रामर सेक्शन है और सेक्शन डी में लॉन्ग क्वेश्चन है। तो यहां से हम लोग जल्दी से क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, उसके बाद ही हम लोग फिर इसका आंसर भी आपको देंगे वन बाय वन। तो ये देख रहे हैं यहां तक आपका क्वेश्चन है और नीचे जो आप पैराग्राफ 1 और पैराग्राफ 2 पढ़ेंगे सेक्शन ए में, तो उसमें जो 30 क्वेश्चन थे उसका देखिए यहाँ पे आंसर दिया हुआ है, इसलिए अभी इसकी जरूरत महसूस नहीं हो रही है। अगर इसकी जरूरत महसूस होती है तो आप डेफिनेटली मुझे कमेंट करें या मैसेज करें। आई विल मेक अ वीडियो एंड सॉल्व ऑल दीज क्वेश्चंस फॉर यू, और आपके लिए हम इसका भी सॉल्यूशन और नोट्स बना के दे देंगे। तो सेक्शन डी में चलते हैं। यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन है, हाउ डज द पोएट एडमायर एनिमल्स इन वाल्ट व्हाइटमैन्स पोएम एनिमल्स। तो जो पोएम है एनिमल, ठीक है, उसमें किस तरीके से एनिमल की मतलब तारीफ करते हैं जो इसका राइटर है, और इसके बारे में आपको आंसर लिखना है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, व्हाट काइंड ऑफ लाइफ मटिल्डा एंड हर हस्बैंड लिव आफ्टर द लॉस ऑफ द डायमंड नेकलेस। नेकलेस का लेसन आपने पढ़ा ही होगा, उसी में से है। हु वॉज हॉरेस डनबी एंड व्हाट काइंड ऑफ ए पर्सन वॉज ही। ये हॉरेस डनबी जो एक पढ़ने के लिए बहुत शौकीन थे, लेकिन वो किताबों के लिए कुछ उस तरह के काम करते थे जो लीगल नहीं है, अच्छा नहीं है। तो इसके बारे में है, राइट ए कैरेक्टर ऑफ स्केच ऑफ ग्रिफिन। ग्रिफिन जो साइंटिस्ट इनविजिबल हो जाता था, उसके बारे में है। और क्वेश्चन नंबर 51 और 52 अभी हम जब आंसर देंगे तब हम इसको रीड करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर कैसे होगा। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, ठीक है, ये देख रहे हैं आपके लिए हमने इसका नोट्स बना दिया है। और डेफिनेटली आप इसको पढ़ के बहुत सारे क्वेश्चन जो आपका सेक्शन डी में है आप पढ़ सकते हैं, और ज्यादा नोट्स के लिए आप कमेंट भी कर सकते हैं कि आपको इसका नोट्स चाहिए, एंड डेफिनेटली आई विल ट्राई टू प्रोवाइड यू टोटल नोट्स। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पे नोट्स बना हुआ है। सेक्शन डी, why does the poet admire animals in Walt Whitman's poem Animals। तो आप इस तरह से क्वेश्चन को पहले समझने का प्रयास करेंगे कि क्वेश्चन है क्या। जब आप इस क्वेश्चन को समझ लेंगे तो डेफिनेटली इसका आंसर आप बहुत अच्छे से दे सकते हैं। तो इसका आंसर देखिए, द पोएट एडमायर्स एनिमल्स बिकॉज दे आर काम। वो बहुत ही शांत होते हैं, कंटेंटेड एंड सेल्फ सफिशिएंट, और वो जो भी करते हैं अपने सेल्फ सफिशिएंट होते हैं, वो किसी के ऊपर डिपेंड होके नहीं बैठे रहते हैं। अनलाइक ह्यूमन, ये इंसान की तरह नहीं होते हैं, जैसे इंसान को आप जानते हैं बहुत सारी जरूरतें हैं। दे डू नॉट कंप्लेन अबाउट देयर कंडीशंस और वरी अबाउट मटेरियल पोजीशंस। जिस तरह से इंसान बहुत सारी चीजों को जमा करता है अपने डेली की रोजमर्रा की जरूरतों के लिए, वो कोई भी एनिमल उस तरह से जमा करके नहीं रखता है, जैसे कि आप आम जिंदगी में भी देखते होंगे। दे लिव ए सिंपल एंड पीसफुल लाइफ, वो बहुत ही सादगी और पीसफुल शांतपूर्ण जीवन जीते हैं। शोइंग ग्रेटिट्यूड एंड इक्वालिटी, और उनका भी एक ग्रेटिट्यूड होता है, मतलब किसी के प्रति धन्यवाद ज्ञापन करना, और इक्वालिटी मतलब जो बराबरी होता है। द पोइट फील्स दैट एनिमल्स आर मोर ऑनेस्ट एंड इमोशनली बैलेंस्ड दैट देन ह्यूमन बींग्स। ठीक है, तो जो एनिमल्स होते हैं, सपोज कीजिए किसी का डोमेस्टिक अगर डॉगी है या किसी दूसरी तरह का भी कोई उस तरह का एनिमल है जो उनको बहुत प्यार करते हैं, या वो भी अपने एनिमल का बहुत प्यार करते हैं, तो वो उनसे इमोशनली बहुत ज्यादा अटैच्ड होते हैं, और जो उनका जीवन होता है वो बहुत ही बैलेंस होता है, और मतलब सपोज कीजिए कि इंसान से भी ज्यादा वो वफादार होते हैं। तो वफादार का तो वर्ड नहीं है, लेकिन बैलेंस का वर्ड है। चलिए ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48।
What kind of life did Matilda and her husband live after the loss of the diamond necklace? ये लेसन नेकलेस में जो डायमंड का नेकलेस उनका गुम हो जाता है या चोरी हो जाता है या जो भी होता है, मिसप्लेस होता है, उसके बाद का क्वेश्चन कि उनका लाइफ फिर क्या होता है। तो इसका आंसर होगा आफ्टर लॉसिंग द डायमंड नेकलेस। जब उनका नेकलेस जो डायमंड का था जब वो गुम हो जाता है, मटिल्डा एंड हर हस्बैंड हैड टू लिव ए लाइफ ऑफ हार्डशिप एंड पॉवर्टी। तो उसके बाद से मटिल्डा और उनके जो हस्बैंड थे वो दोनों जो है बहुत हार्डशिप मतलब बहुत ही तंगी, बहुत ही मुश्किल वाला दिन, और पॉवर्टी मतलब गरीबी। ठीक है, तो इस तरह से उनको इन दोनों चीजों का सामना करना पड़ता है। दे वर्कड वेरी हार्ड फॉर 10 लॉन्ग ईयर्स टू रीपे द डेट। तो उससे जो उनका कर्ज हो गया था तो उन्होंने 10 साल बहुत ही सख्त मेहनत भी किया। मटिल्डा लॉस्ट हर ब्यूटी एंड चार्म बिकॉज ऑफ ओवरवर्क एंड स्ट्रगल्स। तो मटिल्डा जो है अपनी खूबसूरती और चार्म जो था उसको भी वो खो देती है ज्यादा काम करने से और ज्यादा स्ट्रगल करने से, मेहनत करने से। वाइल हर हस्बैंड टुक अप एक्स्ट्रा जॉब, जबकि उनके पति जो है एक्स्ट्रा काम करते थे। देयर लग्जरियस ड्रीम्स टर्न इनटू ए मिजरेबल रियलिटी। ये मिजरेबल रियलिटी मतलब यह है कि उन लोगों को गरीबी का सामना करना पड़ता है, मतलब बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है। पहले उनकी लाइफ जिस तरह से वो सोच रहे थे कि हमारा एक ड्रीम है कि हमारा लाइफ लग्जरियस होगा, बट वो लग्जरियस किस में परिवर्तन हो जाता है? एक गरीबी में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, इस तरह से आप अगर आंसर लिखेंगे तो आई होप दैट यू विल गेट फुल मार्क्स। लेकिन अगर कम लिखेंगे तब भी आपको नंबर मिलेगा, लेकिन आप ट्राई करें कि आपने शब्दों में इसी तरह से याद करने का प्रयास करें और उसको समझने का प्रयास करें, और समझ के लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बिल्कुल भी कॉपी करने की कोई जरूरत नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 नंबर क्या है? हु वाज हॉरेस डनबी एंड व्हाट काइंड ऑफ ए पर्सन वाज ही? तो हॉरेस डनबी के बारे में आप क्या जानते हैं, वो कौन थे, और व्हाट काइंड ऑफ ए पर्सन, और किस प्रकार के मतलब किस तरह के इंसान थे या व्यक्ति आप कह सकते हैं थे, उसके बारे में लिखना है। सो हॉरेस डनबी वाज अ 50-year-old मैन हु मेड लॉक्स एंड वाज ए रेस्पेक्टेबल सिटीजन। तो ये वो आदमी थे जो समाज में बहुत ज्यादा सम्मान की नजर से तो देखे जाते थे, जो ताला बनाया करते थे। ए 50-year-old मैन, लगभग 50, ठीक है, 50 की उम्र में। However, he was secretly a thief who robbed rich people's houses once a year. लेकिन क्या करते थे वो, जो अमीर लोग थे उनके घर में उस साल में एक बार डाका डालते थे। क्यों? चोरी करना उनका मतलब पेशा नहीं था, लेकिन उनको हॉबी था कि उस पैसे से वो बुक्स खरीदें और उसको पढ़ें। ही लव्ड रीडिंग बुक्स, ये देखिए आगे लिखा है, वो किताबों को पढ़ना पसंद करते थे। एंड स्टीलिंग ओनली टू बाई रेयर बुक्स, और वो जो पैसा चोरी करते थे उससे वो रेयर मतलब जो बुक्स मार्केट में अवेलेबल नहीं होती है या महंगी बुक्स होती है उस तरह की बुक्स को खरीदते थे, किताबों को खरीदते थे। ऑल्दो इंटेलिजेंट एंड केयरफुल, जबकि वो बहुत ही बुद्धिमान और सतर्क इंसान थे। ही वॉज ओवर कॉन्फिडेंट, वो बहुत ही ओवर कॉन्फिडेंट होते थे। विच फाइनली लेड टू हिज डाउनफॉल, और इस तरह से वो एक बार पकड़े जाते हैं और फिर उनको जेल का भी सामना करना पड़ता है, जो इसमें हमने मेंशन नहीं किया क्योंकि उतना नहीं पूछा है, जितना पूछा है उतना आंसर आपका यहां तक हो जाएगा। ठीक है, आई होप दैट यू कैन अंडरस्टैंड, और मुझे आशा है कि आप इस तरह से आसानी से समझ सकते हैं। कोई भी मुश्किल वर्ड हमने इसमें यूज नहीं किया गया है, और इस तरह के जो भी आंसर होते हैं मैं दूसरे बुक से भी हेल्प लेता हूं, मैं ऑनलाइन जो भी प्लेटफॉर्म है उससे भी हेल्प लेता हूं, और आप भी ले सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। एजुकेशन कहीं से भी मिल जाए, सीख लेना चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। क्वेश्चन नंबर 50, राइट अ कैरेक्टर स्केच ऑफ ग्रीफिन। ये ग्रीफिन वही है साइंटिस्ट जो इनविजिबल हो जाता है, अपना एक इस तरह का दवाई खा लेता है जिससे वो इनविजिबल हो जाता है। तो राइट ए कैरेक्टर स्केच, ए ग्रीफिन के बारे में आपको जो है एक दिखाना है कि ग्रीफिन के बारे में आप क्या जानते हैं, कैरेक्टर के बारे में।
तो ग्रिफिन वॉज अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड ए वे टू मेक हिमसेल्फ इनविजिबल। वो बहुत ही ब्रिलियंट, बहुत ही बुद्धिमान साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये आविष्कार किया था कि किस तरह से हम अपने शरीर को या इंसान को इनविजिबल कर सकते हैं। हाउएवर ही मिसयूज्ड हिज इंटेलिजेंस एंड बिकेम ए लॉलेस मैन। और उन्होंने गैर कानूनी काम किया, मतलब कानून को तोड़ने वाला काम किया, जबकि वो बहुत ही इंटेलिजेंट थे और अपने इंटेलिजेंस को उन्होंने गलत इस्तेमाल किया। ही सेट फायर टू हिज लैंडलॉर्ड हाउस एंड स्टोल मनी एंड क्लोथ। वो क्या किया, जिस घर में किराए पर रहते थे उसी घर में आग लगा दिया और जो उनके पैसे थे, कपड़े थे, वो भी चुरा लिया। His greed, anger and misuse of science made him a criminal। ठीक है, तो आप यहां से फिर से देखते हैं कि he set fire to his landlord house। ठीक है, तो वो जो अपने जिस घर में किराए में रहते थे उस घर में आग लगा दिया, एंड स्टोल मनी और पैसा चुराया, एंड क्लोथ और कपड़े, और हिज ग्रीड उनका जो लालच था और जो गुस्सा था, एंड मिसयूज ऑफ साइंस और साइंटिफिक जो नॉलेज था, ज्ञान था, इंटेलिजेंस था, उसका मिसयूज किया, गलत इस्तेमाल किया, एंड मेड हिम अ क्रिमिनल, और वो एक मुजरिम बन गए। मतलब उनका ये सब हरकत ही उनको मुजरिम बना दिया। ग्रिफिन्स स्टोरी टीच दैट नॉलेज विदाउट मोरालिटी इज डेंजरस। मतलब किसी के पास अगर उस तरह का ज्ञान है या नॉलेज है जिसमें कोई मोरालिटी नहीं है कि क्या अच्छा होगा क्या बुरा होगा, इसके बारे में उनके पास कोई ज्ञान नहीं है, वो या उस तरह का सोच विचार नहीं रखते हैं, तो उस तरह का ज्ञान कभी ना कभी आपको नुकसान देगा। इससे आपको मतलब सीखना चाहिए कि अगर हमारे पास नॉलेज या ज्ञान है तो उसका सही इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51। एजुकेशन प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन ट्रांसफॉर्मिंग भोलीज लाइफ। ये भोली लेसन है जो बहुत ही फेमस है स्टूडेंट के बीच में। आई होप, मुझे भी लगता है बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं इस लेसन के बारे में। डू यू थिंक एजुकेशन कैन एम्पावर गर्ल्स टू फेस चैलेंजेस इन सोसाइटी? क्या आप सोचते हैं कि शिक्षा या शिक्षा पाने के बाद जो गर्ल्स है या गर्ल्स की शिक्षा पाने के बाद जो समाज में या उनके लाइफ में जो चैलेंजेस आते हैं वो उसको फेस कर सकते हैं अच्छे से? इसको क्या करना है, देखिए, इलस्ट्रेट करना है, लिखना है उसके बारे में विद एग्जाम्पल। ठीक है, यू आंसर विद रेफरेंस टू भोली स्टोरी। जो भोली का स्टोरी है उसके साथ उदाहरण देते हुए लिखना है, लेकिन बहुत ज्यादा उदाहरण या बहुत उस तरह का इलस्ट्रेट नहीं करना है। ठीक है, तो पहला पार्ट में चलते हैं। यहां देखते हैं एजुकेशन प्लेड, उसके बाद देखिए डू यू थिंक एजुकेशन कैन एम्पावर। इसका देखिए यहां से शुरू करते हैं, तो आंसर शुरू करते हैं एस। Education can truly empower girls to face challenges and live with dignity। जो अपना सम्मान के साथ अपने जीवन को जी सकते हैं, अच्छे से जी सकते हैं, और ये एजुकेशन के माध्यम से हो सकता है। एजुकेशन कैन ट्रूली एम्पावर गर्ल्स। ओके, तो ये सब मोरल एजुकेशन है जो आपके लेसन में है। इन द स्टोरी ऑफ भोली, ठीक है, ये जो स्टोरी है इसमें मिल जाएगा। भोली वॉज वंस शाई, अनएजुकेटेड एंड इग्नोर्ड बाय एवरीवन। तो भोली पहले क्या थी, बहुत ही शर्मिली थी, जो बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं थी, और दूसरों के मतलब आसपास पड़ोस के लोगों के द्वारा वो इग्नोर किया जाता था, उसको कोई ध्यान नहीं देते थे। बट एजुकेशन चेंज हर लाइफ। लेकिन जैसे ही वो एजुकेटेड हो गई या पढ़ी लिखी बनी तो शिक्षा क्या क्या उसके लाइफ को थोड़ा चेंज कर दिया, अच्छा कर दिया। मतलब हर टीचर गिव हर कॉन्फिडेंस एंड करेज। तो उनके टीचर ने उनको क्या किया, आत्मविश्वास बढ़ाया, उनका हिम्मत बढ़ाया, करेज किया। मतलब जिस तरीके से मनोबल बढ़ता है शिक्षा से, तो वो टीचर ही आपके करते हैं। जो भी आपके टीचर हैं, आई होप कि आपको भी उस तरह से आशा देते होंगे, अच्छा मोटिवेट करते होंगे, और आपको अच्छा कॉन्फिडेंस देते होंगे। She refused to marry a greedy man and stood up for her right। और उसने एक लालची आदमी से शादी करने से मना कर दिया, और जो उसका राइट है उसके लिए उसने स्टैंड लिया। एजुकेशन गेव हर स्ट्रेंथ एंड सेल्फ रेस्पेक्ट। और जो भी शिक्षा उसने लिया या शिक्षा उसको मिली, उससे क्या हुआ, उसको हिम्मत मिला
और उसका आत्मसम्मान भी बढ़ा। इट शोज दैट एजुकेटेड गर्ल्स कैन ब्रिंग पॉजिटिव चेंज इन सोसाइटी। और इससे हमें ये पता चलता है या समझ में आता है या दर्शाता है कि जो शिक्षित महिलाएं या गर्ल्स हैं कैन ब्रिंग पॉजिटिव चेंज, जो समाज में अच्छा चेंज या परिवर्तन ला सकती है। ठीक है, अगर आप इसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं तो आप उस लेसन को दोबारा से पढ़ें। मेरा सलाह आपको यही रहेगा कि आप उस लेसन को दोबारा बैठ के अच्छे से पढ़ें और उसमें क्या आप ऐड कर सकते हैं और एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं, उसके लिए आपको कम से कम 2 बार 3 बार पढ़ना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 52, व्हाट काइंड ऑफ गर्ल वाज वैली? डिस्कस हर क्वालिटीज सच एज क्यूरियसिटी, courage and independence with examples from the story। तो ये वैली गर्ल मतलब किस तरह की थी? हर क्वालिटी सच एज क्यूरियोसिटी, करेज एंड इंडिपेंडेंस विद एग्जांपल्स फ्रॉम द सोसाइटी। आपको पूरा उसका जो भी क्वालिटीज है, ठीक है, सच एज क्यूरियोसिटी जैसे उत्सुकता होता है कोई चीज सीखने के लिए, ये सब आपको बताना है। करेज क्या था, साहस क्या था, और आजादी विद एग्जाम्पल मिसाल के साथ या उदाहरण के साथ आपको लिखना है। ठीक है, तो आंसर है वाली was a lively, curious and independent girl. She had a great desire to explore the world and was fascinated by the birds that went to the nearby town. Her curiosity made her observe everything carefully। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्यूरियोसिटी का इस्तेमाल हो चुका है। शी सेव्ड मनी ऑन हर ओन टू बाय द बस टिकट एंड शोड करेज बाय ट्रैवलिंग अलोन। और इसने अपना हिम्मत भी दिखाया कि हमको अकेले बस में ट्रैवल करना है, सफर करना है। हर इंडिपेंडेंस एंड कॉन्फिडेंस मेड हर ए रिमार्केबल एंड इंटेलिजेंट चाइल्ड। तो जो भी उसकी आजादी थी, इस तरह का करेज था। कहने का मतलब यह है कि उसने अपना साहस दिखाया और उसने इंडिपेंडेंटली सफर करने का, जैसे मान लीजिए कि उसको बस में जाने का मन था, बहुत इच्छा था, या एक चाहत होती है मन में कि हम भी ये करें, तो उसने ये काम करके दिखाया। तो आई थिंक दैट यू कैन सॉल्व ऑल दिस क्वेश्चन। और आप इस वीडियो को पूरा देखें, और अगर आपको लगता है कि आपने इसमें से कुछ सीखा या अच्छा लगा तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें। या अगर आपको चाहिए कि सेक्शन सी का भी आंसर चाहिए जो ग्रामर का पार्ट है, और बी का जो पैसेज रीडिंग करने के बाद आंसर देना है, क्योंकि सेक्शन ए का तो आंसर उसमें दिया हुआ है, बी और सी का भी अगर डिटेल में चाहिए आंसर तो आप हमें जरूर मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।